अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहती हूँ। समा की खुसूसी नशरियात इस वक्त जारी है फ्रॉम पाकिस्तान टू स्विट्ज़रलैंड। आपको एक एक मंजर समा अल्हम्दुलिल्लाह दिखा रहा है कि इस वक्त क्या सिचुएशन बन रही है मुज़ाकरात के हवाले से। स्टेज सजा हुआ है, हर चेहरे से हमें अमन की उम्मीद झलकती हुई दिखाई दे रही है। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर की सालिसी में इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए ईरान अमरीका टेक्निकल मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया है, जिसको पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मॉडरेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की और कहा कि उनकी मुदब्बिराना क़यादत की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। साथ ही उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास एक मुआहदे की ज़बरदस्त दस्तावेज हो। Thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city of Bergenstock. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand which will both promote peace, progress and prosperity around the globe. नाज़रीन, मुज़ाकरात के आगाज़ पर अमरीकी वफ़द के सरबराह नायब सदर JD वैंस ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की भरपूर तारीफ़ की और मुज़ाकरात से पहले वो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। वो भी ज़रा देखिए। Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been with his leadership and his very careful and skilled negotiation has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat, an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. Very good. We love Pakistan. Thank you. नाज़रीन, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये किसी ने प्लेट में रखकर पाकिस्तान को इज़्ज़त नहीं दी है, ये पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अर्न किया है। यही अमेरिका जो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात करने को तैयार नहीं था। आज पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी का क्रेडिट मौजूदा पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत को जाता है, जिन्होंने वक्त के हिसाब से बड़ा सही और बड़े कैलकुलेटेड फ़ैसले किए हैं। बहरहाल ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने की उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि मफाहमती याददाश्त की तमाम शिक़ें ईरान के मफाद में है। मुज़ाकरात के आगाज़ के साथ ही ईरान के कतर में मौजूद $6 अरब ईरान को वापस मिल जाएंगे। ईरान के वज़ीरे ख़जाना अली मदनी भी बता रहे हैं कि मफाहमती याददाश्त की शिक़ 11 के मुताबिक अमरीका ने वादा किया है कि वो ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई देगा, लेकिन सदर ट्रंप इसके बरक्स बार बार ये तासुर दे रहे हैं कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और अब से कुछ लम्हात पहले उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर एक और धमकी भी दाग दी है। हम जब मुज़ाकरात की मेज़ सच रही होती है, जब ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग्स का सिलसिला शुरू होता है, तो हम बार बार ये बात कर रहे होते हैं कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल रुक जाए तो शायद मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सुमेरा खान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे इस कारवा में लोग जुड़ते रहेंगे, उनके साथ ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा। सुमेरा, क्योंकि सुबह से ही बात हो रही है और जो कुछ स्विट्जरलैंड में इस वक्त मनाजर है वो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ज़रा आगाज़ करना चाहूँगी बराबर से, पड़ोस से, क्योंकि उनका मैं सुबह से देख रही हूँ तो वो अभी तक हम उस तरह से तस्करा नहीं कर पाए। जिस वक्त ये मेमोरेंडम साइन हो रहा था उस वक्त, क्योंकि उसके ऊपर सबसे पहले इस्लामाबाद मेमोरेंडम लिखा हुआ है, इंडिया में बड़ा इस बात पे शोर मचा। और मैं देख रही थी उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट, उन्होंने वज़ीर आज़म की ये तस्वीर जो हम दिखा भी रहे हैं नाज़रीन को, उस तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसमें कहाँ लिखा हुआ है इस्लामाबाद और ये कहाँ से इस्लामाबाद मेमोरेंडम है। अब जबकि फील्ड मार्शल वहाँ खड़े हुए हैं, अब जबकि वज़ीर आज़म वहाँ खड़े हुए हैं, अब जबकि पाकिस्तानी मीडिया वहाँ पर खड़ा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उस कमरे की तस्वीर है जहाँ बीच में कतर और पाकिस्तान का परचम दिखाई दे रहा है, क्या खूबसूरत वो मंजर है। क्या गुजर रही होगी इस वक्त, बराबर में क्या हो रहा होगा। देखिए, उनको इस्लामाबाद का नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आपने झंडे लगा दिए वहाँ पे तो तकलीफ उनकी इस वक्त बिल्कुल आया है। इस वक्त मैं कुछ
थोड़ा सा ही टाइम मिला था उनको फॉलो करने का, मैंने देखा एक बार फिर सफ़े मातम बिछी हुई है और बिछनी है। और किरण पिछले 3 माह से सफ़े मातम ही बिछ रही है, और जरा और पीछे जाएं तो 2025 मई से सफ़े मातम बिछी हुई है। तो दैट्स फॉर श्योर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दे आर बीइंग इग्नोर्ड ड्यू टू द एजवेज। एजवेज का शोर इतना है इस वक्त, और वो है पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के एजवेज। लिहाजा अभी आपको बहुत कुछ सुनाई देगा। आपको याद होगा 18 जून को 19 जून को जब इनके साइनिंग होनी थी, उससे पहले अब्बास सरागची ने जवाब दे दिया पूरे भारतीय मीडिया को, जब उन्होंने एक ट्वीट किया कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम के हवाले से हमारी बातचीत जारी है और स्विट्जरलैंड में इस तरीके से तमाम तर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उसके बाद आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मिला हिंदुस्तानी मीडिया में। अभी जो है वो सारी चीजें वो ये है कि जेडी वैंस की जो वाइफ है वो भारतीय हैं और उन पर उनका इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है। तो अब आप इस अकल का क्या करेंगी कि जेडी वैंस नायब सदर हैं अमेरिका के, तो क्या वो अमेरिका अपनी बीवी के अहकामात पर चलाएंगे? तो दिस इज इट्स अ क्वेश्चन दैट इज स्टिल बीइंग इग्नोर्ड इन द एजवेज। और पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू रीड इट्स बुक्स बैकवर्ड्स। पाकिस्तान ने माजी में बहुत धोखे खाए हैं बहुत लोगों से, अब पाकिस्तान इज ट्रेडिंग वेरी केयरफुली, आई मस्ट से। बिल्कुल ठीक। जमील अहमद खान साहब भी साथ मौजूद है। ये वो भारत है जो पाकिस्तान को इररिलेवेंट करने की कोशिश कर रहा था, और फिर हमने ये भी देखा कि भारत से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर उसके बाद इस्लामाबाद ही इसको किसी और मुल्क में भी जाकर लीड कर रहा है, पाकिस्तान उसे लीड कर रहा है। तो यहाँ तक भी भारत की तरफ से ऑफर आई कि आप पाकिस्तान को निकाल दें, हम आपकी जो है वो बातचीत करवाते हैं, हम आपको एक साथ टेबल पर बिठाते हैं। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर ट्रस्ट का ये लेवल भी हमने देखा कि आज से 2-3 रोज पहले, जब इससे पहले हमें पता चला था कि स्विट्जरलैंड में स्टेज सज रहा है, वहां पर बातचीत होगी, तो जब हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से दौरा मनसूख किया गया क्योंकि साइनिंग सेरेमनी ऑलमोस्ट डिजिटली साइन हो चुके थे, तो उसके बाद ईरान की तरफ से भी डेलीगेशन वहां नहीं जा रहा था। और फिर ट्रस्ट का ये लेवल कि यहां से जब वजीर दाखिला जाते हैं और वो ईरानियन डेलीगेशन के पास जाते हैं, तो फिर उनके साथ ये डेलीगेशन जो है वो स्विट्जरलैंड पहुंचता है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जमील साहब जी देखिए तगय्युरात कैसे हैं ज़माने के, ये जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप तगय्युरात है कि कहाँ तो इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा था और कहाँ वो आज खुद आइसोलेट हो गया है। और इसलिए वतन अजीज के लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि जिस मेच्योरिटी के साथ हमने मार्का हक से लेके अब तक न सिर्फ अपनी सफारतकारी की है, लेकिन हमारी मीडिया ने निहायत मेच्योरिटी का अपना मुजाहरा किया और इसकी दुनिया मुतरफ हो गई कि जब वो इंडिया के स्क्रीन्स को देखते थे और हमारे स्क्रीन्स को देखते थे तो फर्क महसूस। अब हमें क्या करना चाहिए? इंडिया जहां है उनको सफ़े मातम जो है उनमें वो रहने दें, उनको अब इग्नोर करना चाहिए। हमारी जो इस वक्त उड़ान है, हमारी जो अहमियत और अफजलियत अभी दुनिया अक़वाम में बढ़ गई है और वो बड़े ऑर्गेनिक तरीके से हुई है। आपने सुन लिया जेडी वैंस को, उन्होंने कहा कि जितने मैं 3 महीनों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मैंने बात की है, मैंने दुनिया में इन 3 महीनों में किसी और से इतनी मेरी बात नहीं हुई है। और उनकी ये मेहनत है कि हम यहाँ पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर भी साथ शामिल है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो आपकी उड़ान है उस उड़ान में अगर इंडिया की तरफ हम देखेंगे और तो वक्त जाया होगा। अभी उनको वहां छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, और इसलिए आगे बढ़ना है कि अभी पाकिस्तान अमन का दाई समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया और इस सदी का सबसे गंभीर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स मसले में हाथ डाला, उसे यहाँ तक पहुंचाया कि 47 सालों से जो जिनकी आंखों में खून था, जो एक साथ बैठ नहीं सकते थे, 21 घंटों तक उनको एक छत के तल नीचे बैठा के, और ये वहां से किस्सा शुरू हुआ है। उन 21 घंटों की वजह से है कि आज हम इस नौबत पर पहुंचे हैं। जाहिर है उसमें हचकोले आते रहे और इतने कॉम्प्लेक्स और इतने कॉम्प्लिकेटेड मामले में तो हचकोले आ सकते हैं ना, तो वो आते रहे और वो भी पाकिस्तान के सेरे में जाता है। पाकिस्तान की काबरीन, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के उसमें हिस्से में जाता है कि वो उसको कैलिब्रेट करते रहे।
वो उसको फाइन ट्यून करते रहे, जिसकी वजह से दुरुस्त डीरेल बात। हुआ सर इसी बात मामला। को मैं आगे बढ़ाऊंगी। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब भी साथ मौजूद हैं, आपके वक्त की भी बेहद शुक्रगुजार हूं। सर एक तरफ हम पाकिस्तान के किरदार की बात करें, नो डाउट जितनी मेहनत पाकिस्तान की तरफ से की गई, आज इसी की बदौलत हमें ये तमाम मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बड़ा तवील 47 साल का कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद अब जब हम देखते हैं अमेरिका भी यहाँ पर मौजूद है और जो दो सालिस हैं पाकिस्तान और कतर, ये तीनों आते हैं, मीडिया टॉक होती है, लेकिन यहाँ पर जो ईरानियन डेलीगेशन है उनके एक नुमाइंदे वहां पर मौजूद होते भी हैं और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन ऐसे मामलात में नजर आती है। ये इसका क्या मैसेज था, ये क्या समझ आया आपको इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जो इस वक्त टॉक्स हो रही है ना, वो कोऑर्डिनेशन टॉक्स हो रही है, और ये कोऑर्डिनेशन टॉक्स उस वक्त हो रही हैं जब दोनों साइड्स के का एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस जीरो के करीब है। और इसी वजह से आप देख रही हैं कि पाकिस्तान और कतर दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। ये जो हम सारे, मैं एम्बेसडर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब आप इतनी इंटेंस नेगोशिएशंस करते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज के ऊपर करते हैं तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि लोगों का एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और खासतौर पर अमेरिका और ईरान का तो पिछले 7 ईयर्स से कोई एक टेबल पर भी वो एक साथ नहीं बैठे थे, ठीक है ना। सो हमें इन चीजों को बिल्कुल सीरियसली मेरे नजदीक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हिकअप्स आते रहेंगे टिल द टाइम वो लोग उधर मौजूद रहते हैं, पाकिस्तान आगे उनको लेके चलता है। और अगर इन कोऑर्डिनेशन टॉक्स के बाद इंप्लीमेंटेशन टॉक्स शुरू हो जाती हैं कि जो 14 में से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, 4, 5, 10 और 11, अगर उन पॉइंट्स के ऊपर नेगोशिएशंस टेक्निकल टीम्स के दरमियान शुरू हो जाती हैं तो आई थिंक हमने एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली होगी। क्योंकि देखिए, जब आप बहुत डेलिकेट इश्यूज को बात करते हैं तो आपको जो है ना बहुत इन डिटेल जाना पड़ता है और आपको उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अगर आपने आज पूरे दिन में CNN, अल जजीरा, BBC को देखा हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि इस वक्त जो है, जो वेस्टर्न अलायंस है, जो अमेरिका और इजराइल का है, वो जरा थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हुआ है, क्योंकि ईरान जो है स्विट्जरलैंड अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लेके गए। अगर उन्होंने अपनी सैंक्शंस के ऊपर बात करनी है तो उनके गवर्नर स्टेट बैंक उधर मौजूद हैं। अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात ये तो उनके नेवल एक्सपर्ट्स उधर मौजूद हैं। सो जिस पॉइंट उन्होंने बात करनी है उनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी साइड पर ऐसे एक्सपर्ट्स नजर नहीं आते, और ये एक वजह है कि लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ना हो। सही साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। वही टीम है जो यहाँ पाकिस्तान अब आई थी, जैरेड कुशनर हो गए, अब JD वैंस हो गए, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान आए थे और उस वक्त भी यही तासुरात है और यही हालात थे कि जहाँ पर जो टीम आई थी ईरान की तरफ से, वो इंतहाई एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, PhDs उसमें आए थे। अबसार आलम साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। अबसार साहब, ऑप्टिक्स के लिए ये एक बेहतरीन सिचुएशन है कि अप्रैल के बाद हम फिर देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान और कतर लेकर बैठ रहा है। लेकिन सर ये इतना आसान मरहला नहीं है, जो पॉइंट्स है सामने, दूसरी तरफ वो ट्रुथ सोशल रुक नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, एक तरफ हम ईरान में भी मामला देख रहे हैं कि वहां पर भी एहतजाज बहरहाल मौजूद है, वहां पर भी एक रिफ्ट नजर आ रही है। तो अभी आपको बहुत तेजी के साथ मामलात आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप समझते हैं कि मुश्किल मराहिल है और वक्त लगेगा लेकिन रिजल्ट निकलेगा? देखिए, आपने कहा पाकिस्तान और कतर दोनों को लेके बैठ रहे हैं, तो ऐसे लगा जैसे मुर्गी चूज़ों को लेके बैठ रही है, तो वो उसका आपके लहजे में कुछ ऐसा वो तासुर मिला। तो सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है, हालांकि लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, लेकिन उसमें ये बात है। और आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा अहम है। अब देखें, इसमें मेरा इस पर टेक थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, अगर आप इजाज़त दें तो, क्योंकि आपकी तकरीर मैंने पहले सुनी है, सुमेरा साहबा का भी मैंने जवाब सुना है और जमील साहब का भी। जो रिटोरिक है ना वो चलेगा, सीधी सी बात है। अमेरिका सबको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को जवाब देना है, अमेरिकन गवर्नमेंट को भी और ईरानियन गवर्नमेंट को भी, दोनों ही जमहूरी
हुकूमतें हैं और जमहूरी हुकूमतें ना भी हों, हर लीडरशिप को हमें देखें ना, आप अपना देखें कि एक दिन मुज़ाकरात लेट हो गए तो हम अपनी लीडरशिप के पीछे लोग पड़ जाते हैं पाकिस्तान के, हालांकि हम तो सालिस हैं जी। तो उन्हें अपनी आवाम को जवाबदेह देना होना है। और वहाँ इंतखाबात आ रहे हैं कांग्रेस के मिड टर्म अमेरिका में मिड टर्म, ठीक है, तो और साथ इसराइल अमेरिका के खिलाफ हो गया। अब अमेरिका के अंदर इसराइल की बहुत स्ट्रांग लॉबी है, उस लॉबी को सेटिस्फाई करना इलेक्शन से चंद महीने पहले ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप उनकी सोशल ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें। एक ज़िमनी सवाल पूछ लूं आपकी पहले ये बात वाले पे। सवाल का जवाब तो दिया नहीं, तो ज़िमनी की पूछ ली। ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका इसराइल के खिलाफ हो गया है। सर, हो गया है या दिखाया जा रहा है? मैंने ये नहीं कहा अमेरिका इसराइल के खिलाफ हो गया है, मैंने कहा इसराइल की जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। और जिस तरह क्रिटिसाइज किया है जेडी वैंस ने, जो अल्फाज बोले हैं पिछले 2 दिन में, इस तरह इतना क्लैरिटी के साथ, इतना अथॉरिटी के साथ बोलते नहीं देखा। ये तो तहैयर है सबसे। तो ये देखे ना, ये इस तहैयर में कुछ महारत पाकिस्तान की भी शामिल है। इसीलिए जो इस वक्त दिल यज़दा में चुभता हूँ कांटे की तरह, वो जो दिल यज़दा है ना इसराइल का, नेतन्याहू का, वो पाकिस्तान है। और उसमें उसको बड़ी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड जिस तरीके से खेले हैं, डिप्लोमेटिक कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें इसराइल के साथ मैं ये बता रहा था आपको पिछले सवाल का जवाब कि जो अमेरिका ने रिटॉरिक पे जाना है, इसी तरह ईरान की लीडरशिप जो है, अब आप देखें, अब अगर आप बाकिर कालिबाफ का बयान 2 दिन में सुने, 2 दिन में 2 दफ़ा उन्होंने एक ही बात की है। और उनके जहाज़ पे लिखा हुआ है मिनाब 168, मिनाब स्कूल के वो बच्चे 168 जो शहीद हुए पहले हमले में, उन्होंने कहा कि वो उनकी रूहें ऊपर बैठी देख रही हैं कि हम किस तरीके से मामलात को चला रहे हैं। ये है रिटॉरिक अपने अवाम के लिए कि हम आपके मफादात का सौदा नहीं करेंगे। अमेरिका अपने अवाम को मैसेज दे रहा है और इसराइल की लॉबी को मैसेज दे रहा है कि हम आपके मफादात का सौदा नहीं करेंगे। असल इशू ये है, जो पावर गेम असल चल रही है, वो है लेबनान। जी। ईरान ने तब तक सामने नहीं आना, तब तक बातचीत में उसने आगे नहीं बढ़ना, जब तक लेबनान में जंग बंदी नहीं होती। जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मुसलसल कहते रहे हैं, जी। पहले ट्वीट में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, जो 8 अप्रैल को आया और आज भी यही बात की गई है, तो वो ज़रूरी है। उसमें जब जंगबंदी होगी, नेतन्याहू जो दहशतगर्दी कर रहा है वो रुकेगी, तो ईरान इन टेक्निकल टॉक्स में आगे बात को बढ़ाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बात आगे नहीं बढ़ती, आपने पूछा पेचीदा सूरत हाल है, पेचीदा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जंग दोबारा नहीं उस तरह चलेगी, शुरू होगी। अगर अमेरिका ने कोई ठूठा 1-2 दफ़ा हमला छोटा मोटा किया भी, वो शायद हो जाए। जंग नहीं करने का अब अमेरिका के बस में नहीं है जंग करना, और इसराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा, जबकि इसराइल ने उसको जिस जंग में अब फंसाया है, अगर इसराइल की लॉबी वहाँ मजबूत है ना, तो इसराइल की इस फैसले को कि जंग में उन्होंने जो ट्रंप को घसीटा है, उसको भी बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है अमेरिका के अंदर। और ये जो तुलसी गैबर्ड देख लें, उससे पहले जो कैंट वो भी नेशनल इंटेलिजेंस का वो डायरेक्टर था। तो ये लोग जितना खुल के बात कर रहे हैं, जेडी वैंस की जो लहजा है, जुबान है, इवन ट्रंप ने किस गालियां दी हैं यार। अब गालियां देना नेतन्याहू को फ़ोन पे उठा के, हमें यहाँ पे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर ले, हमारी इतनी ईगो होती है, तो नेतन्याहू तो इतना, वो 2 डेकेड से वो वज़ीर-ए-आज़म है इसराइल का, और उसका जितना इन्फ्लुएंस है, जितना वो अपने आप को इनविंसिबल समझता है, उसमें उसको गालियाँ एक बंदा दे रहा है जिसको वो समझता है कि वो इख्तियार में लेके आया है। तो मेरा ख्याल है सिचुएशन जो है ये इस बात ना, मैं आपने ज़मीनी सवाल का जवाब दिया मैंने? हाँ, शायद आपने दे दिया है। अगर देना चाहें है क्या? मैंने सवाल आपसे पूछा था, ये जो आप पोस्टरिंग की बात कर रहे हैं या इतनी हार्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जेडी वैंस की, ये वाकई ये हार्ड स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं या ये दिखा रहे हैं? नहीं, देखें, सारी चीज़ें दिखाने की नहीं होती और सारी चीज़ें करने की भी नहीं होती। जो वो कह रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो करें भी, लेकिन कहना उनका और उससे जो पब्लिक ओपिनियन बदल रही है अमेरिका के अंदर,
और यंग जनरेशन जिस तरह इसराइल की जुल्म के ख़िलाफ़, नेतन्याहू के जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रही है, उन्हें अपने वोटर्स को एड्रेस करना है। और फिर जेडी वैंस अगला सदारती उम्मीदवार है, वो अगर सारा गंद उठाएगा ट्रंप का और नेतन्याहू का, तो वो जो यंग जनरेशन है जो इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ इस वक्त बोल रही है, चार्ली कर्क उसका एक सिंबल था, तो वो वोटर किधर जाएगा? वो वोटर को उन्होंने कैप्चर तो करना है ना जेडी वैंस ने, वोट बैंक तो बर्न करेगा अपना, इतना रिटोरिक है भी, लेकिन इतनी इसमें मीनिंगलेस बात नहीं है। और उसमें पॉलिसी में वो ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए तो देखें अभी जेडी वैंस इज द लीडर इन अमेरिका जो ये चाहता है जंग खत्म। सही। अच्छा सुबैरा, यही बात जो अभी अबसार साहब कर रहे हैं, 8 अप्रैल का जो वजीर आजम साहब का ट्वीट था, उसका आगाज भी लेबनान के साथ ही था, और अब जो सिचुएशन लेबनान में बन रही है और अभी जो हमें नज़र आ रहा है स्विट्ज़रलैंड में, वो भी लेबनान से ही मशरूत है कि वहाँ पर क्योंकि इसराइल के मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप रोकने की कोशिश भी समहाउ कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पा रहे। तो ये तो इसराइल की फेवर में सिचुएशन जा रही है, क्योंकि वो तो स्पॉइलर का किरदार तो अदा करना ही चाहता है ना, वो चाहता है ना कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये किसी तरह से बेहतरी की जानिब जाएंगे नहीं, ये मुज़ाकरात हो ही नहीं, तो ये तो उनको फेवर कर रही है ये सारी सिचुएशन। फिर किस तरफ जाएगा मामला? देखिए किरण, मैं यहाँ पे अफसार साहब की बात से मैं स्लाइटली इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेरा। जब बहुत से ऐसे एंगल्स होते हैं जहां कौमें भी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं, फंस जाती हैं, एक पॉइंट ऑफ चोकिंग आता है सबके लिए। पॉइंट ऑफ चोकिंग अमेरिका के लिए ये था कि ये लबनान वाला हम मान तो गए हैं बातचीत कि हम इसराइल से बात करेंगे, अब करें तो कैसे करें, वो मान नहीं रहा। उसने प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बड़े दबंग स्टेटमेंट के जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि मैं नहीं स्ट्राइक्स रोक रहा, आप करें अपनी डील, और उसने बफर जोन क्रिएट करेंगे, उसने कहा हम स्ट्राइक्स नहीं रोकेंगे। और 1967 से जब से गोलान हाइट्स उनके हिस्से में आया है, लेक ऑफ तिबेरियास रेड लाइन थी एक टाइम में सीरिया की और लेबनान की, और 4 मुल्कों ने मिलकर अटैक किया था इसराइल के ऊपर, यहीं से सारी कुमक गई थी उनके लिए। और फिर वही इसराइल था छोटा सा मैप पे जिसने पूरी आर्मर्ड उड़ा कर रख दी थी, जबकि सामने सनाई पेनिनसुला, स्विस कनाल, एवरीथिंग वाज टर्न्ड अराउंड इन 2 days स्पैन ऑफ टाइम। जनरल सादात हैरान थे कि हो क्या रहा है मिस्र में, बट आई एम नॉट टेकिंग यू देयर। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, यू टॉक्ड अबाउट पोस्चरिंग, एक हाइपोथेटिकल व्यू इसमें है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर इतना हार्श स्टेटमेंट्स आए हैं, मैंने खुद अप्रिशिएट किया सोशल मीडिया पे जेडी वैंस को, कहीं ना कहीं ये सोच पाई जा रही है ईरानी हलकों में भी कि ये भी एक गिमिक हो सकती है कि अगर आप कहें कि ठीक है, अब अगर पाकिस्तान अमेरिका से ही कहेगा ना कि अब लबनान के इशू के ऊपर आप इसराइल से बात करें, और हमारा बनता भी है अमेरिका से ही कहना हम डिप्लोमेटिक टाइज में नहीं है इसराइल के साथ, और वो शायद होगा भी नहीं इन देयर ड्रीम्स। लेकिन अमेरिका अगर अब आगे से ये कहे कि देखिए हम ऑलरेडी बातचीत ही नहीं हो रही है उनसे, अब हम एक हार्श वॉर ऑफ वर्ड्स में उनके साथ तो कुछ छोटे मोटे लेवल पे नहीं है। वहां से बीबी नेतन्याहू है, यहाँ से जेडी वैंस है, द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन द होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ यू। तो ईरान क्या बात करेगा उस पर, पाकिस्तान क्या? बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सईद साहब, इसी पे ही आपका कमेंट लूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लीजिए आप। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। समा की खुसूसी मैराथन नशरियात इस वक्त जारी है। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हो रहे हैं, टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसे पाकिस्तान और कतर चेयर कर रहा है। और अब बाकायदा तौर पर वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, मीटिंग्स का, टेक्निकल लेवल की मीटिंग्स का आगाज़ भी हो गया है। सईद साहब, हम बात यहाँ पर अभी मुस्तकिल ये कर रहे हैं कि आगे आपको होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? ये इस वक्त बड़ा क्रूशल टाइम है, और जो दोनों तरफ से मामलात हैं वो भी हम इस वक्त देख रहे हैं कि इतने कोई आसान मामलात नहीं है, ये बड़ा पेचीदा मामला है। आपको क्या लगता है ये सॉल्यूशन कितना टाइम लेगा? 60 डेज का तो डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर ईरान जो है वो तय कर ले कि उसने क्या करना है, अदरवाइज वो फिर हमला कर सकते हैं। सना साहिबा, अगर जिस तरह आप बता रही हैं कि ये टेक्निकल जो तो इसका मतलब ये, सॉरी आई अपोलोजाइज। देखिए, अगर ये टेक्निकल शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज के ऊपर, अमेरिका और ईरान दोनों इस चीज पे एग्री कर गए हैं कि वो अपनी पार्टीज को वो मनवाएंगे जो कि वो एग्री करेंगे। देखिए, ईरान जब इन मीटिंग्स में आया है
तो उसको ये कॉन्फिडेंस है कि वो हिजबुल्ला को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अमेरिका को ये कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ लबनान में हो रहा है इसमें एक टेसिट जो है बैकिंग जो है वो अमेरिका की भी है। क्योंकि देखिए, जब फरवरी के बाद जब जंग शुरू हुई दोनों कॉम्बैटेंट्स के बीच में, तो दो महाज थे, एक ईरान का महाज था और एक लेबनान का महाज था। वो लोग पहले चाहते थे कि ईरान के ऊपर सक्सेस हासिल कर लें तो फिर वो मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज की बॉर्डर डिमार्केशन करेंगे। लेकिन जब उनको ईरान में समझ में नहीं आया या वो कुछ हासिल नहीं कर सके, तो उन्होंने लेबनान के अंदर अपनी एडवांस को बढ़ाया। और अगर आप देखें कि 2-3 महीनों में इजराइल ने 3 कंट्रीज के ऊपर जो है क्या कहते हैं उनके स्पेस के ऊपर कब्जा किया है। उन्होंने सीरिया में जो वेस्ट बैंक है उसको क्रॉस करके वो आ गए हैं, वो कुनीत्रा के करीब पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने सीरिया से भी जमीन काबू में कर ली है। उन्होंने 70% गाजा के ऊपर कब्जा कर लिया और अब उन्होंने 25 नॉन के ऊपर कब्जा कर लिया। सो ये एक ऐसी चीज है जो वहां के लोगों को कबूल नहीं है। अगर आप आज डिफरेंट प्रोग्राम्स देखती हैं तो आप ये देखते हैं इवन वहां के भी जो लोग हैं ना, वो 2 कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं अपनी दादरसी के लिए, पहला पाकिस्तान और दूसरा ईरान। क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त जो वहां की आर्मीज हैं, बेशक सीरियन आर्मी हो, जॉर्डेनियन आर्मी हो, इजिप्शियन आर्मी हो या गल्फ कंट्रीज की आर्मी हो, उनमें से कोई भी नहीं खड़ा होना चाहता इस वक्त इजराइल के खिलाफ। और अगर कोई खड़ा है जो उनके हकूक के लिए लड़ रहा है वो पाकिस्तान है एंड पर से ईरान है। सो अब जो है गल्फ कंट्रीज को जो है ना एक फैसला लेना होगा जल्द या बादेर, कि अगर वो फाइनल जंग हो जिसकी तरफ हम सब आपके प्रोग्राम में भी पहले भी इशारा करते रहे हैं कि एक ईरान और इजराइल की फाइनल जंग होनी है, उस जंग में गल्फ किधर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की सर कि अमन के लिए तो जब पाकिस्तान ने स्टेप फॉरवर्ड किया तो उसके बाद तमाम गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए और उन्होंने अपनी यूनिटी का मुजाहिरा किया अमन के लिए। लेकिन अब एक इस मामले में भी ये देखना होगा कि गल्फ कंट्री किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सईद साहब, आप साथ मौजूद थे। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अमरीका और ईरान के दरमियान मामलात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है और उम्मीद है कि फरीकैन हतमी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। ईरान के पास मौजूद जौहरी मवाद में यूरेनियम की मिकदार कम करने पर इत्तेफाक हो चुका है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है ये इसहाक डार की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी स्टेटमेंट पर मजीद डिस्कस करेंगे। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। इस वक्त जो कुछ मुज़ाकरात के लेवल पर हो रहा है उस हवाले से वजीर खारजा का नायब वजीर आजम का कहना है कि अच्छे पॉइंट्स की तरफ मामला जा रहा है और साथ साथ उन्होंने कुछ ये भी बताया कि जो जौहरी मवाद में यूरेनियम की मिकदार है उसे कम करने पर इत्तेफाक हो चुका है। अब सार साहब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो इससे पहले भी, अगर अभी हम ब्रेक में भी जब JCPO का तस्करा कर रहे थे उस वक्त भी वही वाली सारी चीजें थी जो अभी आगे लिंगर ऑन कर रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं। तो आपको अब लगता है कि जिस तरह से हमारे पास इत्तलात आ रही हैं या खबरें आ रही हैं यूरेनियम की मिकदार कम होने की बात हो रही है, इसके साथ साथ फिर वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन इत्तलात कुछ आ रही हैं कि $6 अरब जो है वो कतर फौरी तौर पर, आज अगर साइनिंग हो जाती है तो कतर फौरी तौर पर रिलीज कर देगा। ये जो 60 दिन का टाइम है उसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस होनी है और जो MOU साइन हुआ है उसके अंदर जो कुछ है उस पे अमल दरामद करना है। अब तो मरहला तो असल यही है जी। वो भी बहुत बड़ा मरहला था, वो पूरा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या मसले ख़त्म हो गए हैं। अब उसमें जो तय हुई हैं चीज़ें उस पर अमल दरामद करवाना है। उसमें अभी तक एक रुकावट है, वो है साउथ लबनान। तो अगर वो हो गया, वरना अब देखें ना ईरान की कामयाबी क्या, ईरान की कामयाबी ये है कि उस पर 2 मुल्कों ने मिलकर हमला किया, उसकी टॉप सियासी और मिलिट्री और न्यूक्लियर जो लीडरशिप थी उसको उड़ा दिया और उनका ख्याल था कि वहाँ लोग बाहर सड़कों में निकल आएंगे और रजीम चेंज हो जाएगा। ये सारा कुछ बेचा था ना नेतन्याहू ने
और हम 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे वेनेजुएला में किया वैसे ईरान में वो नहीं हुआ। पहली कामयाबी तो वो हुई है। अब उसके बाद जो ईरान ने वॉर ऑफ एट्रिशन की है और उसमें उसका जो मुकाम बन गया अब गल्फ में और रीजन में जी। अब वो उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए लेवरेज के तौर पे। और सब जो लेवरेज उसने बनाया ना वो है आबना हुर्मुज़। अब वो जैसे देखिए ये बड़ी एक आपको थोड़ी सी अजीब बात लगेगी लेकिन है ये बड़ी अहम जी कि आबना हुर्मुज़ ईरान में है, पर्शियन गल्फ है, तमाम अरब ममालिक और ये सारा रीजन अलग है। इसको बंद कर दिया जाता है अगर वो दूसरी तरफ समंदर के जाके ज़मीन के और दूसरे समंदर पे जो मुल्क है लबनान उस पर अगर इसराइल हमला करता तो इसको बंद कर देते हैं। आप बात समझ रही हैं ना? तो ये जो ईरान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान ने जो उसके पास लेवरेज है उसको वो रीजन में दूर जाके उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। और ये अभी जो बाबुल मंदब है या रेड सी है उसकी बात नहीं हम कर रहे, सिर्फ आपने हुर्मुज़ के वो बंद कर रहा है सिर्फ ये करने के लिए कि अगर वहाँ पे वो बंद नहीं करता तो ये बड़ी उसकी कामयाबी है। और असल मसला अभी यही फंसा हुआ है। अगर इसराइल अमेरिका की बात नहीं मानता, और देखें इसमें ईरान का नुकसान कोई नहीं है अगर ये डिले हुई होती है ना चीज़ें, ईरान जिंदा तो है ना बगैर उन फ्रोजन एसेट्स के। मसला है अमेरिका और इसराइल को, क्योंकि अमेरिका पे प्रेशर बढ़ता जाएगा दुनिया की इकोनॉमी अगर ख़राब होगी तो, और अमेरिका इसराइल पे प्रेशर बढ़ाता जाएगा कि आप बंद करें। अब अमेरिका ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसराइल के मामलात का जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर वो लेबनान पे हमला कर रहा है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर वो ये कहता है तो एक तो इसराइल की लॉबी उसको इजाज़त नहीं देगी, दूसरा अगर वो कह दे तो फिर इसराइल समझे आप हिस्ट्री है जी। ओके, इसराइल हिस्ट्री है अगर अमेरिका की तरफ से कह दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी इसराइल का सारा डिपेंडेंस है अमेरिका। अभी इसराइल ने आज तक 47 साल में ईरान पे हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई भी साबिक सदर जो थे अमेरिका के वो इसराइल का साथ नहीं दे रहे थे हमला करने पे। बिल्कुल ठीक, फंसा सिर्फ ट्रंप। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो कायरो में अभी वज़राए खारजा चारों बैठे, इससे पहले भी अगर मैं आपको मार्च में लेके चलती हूँ वहां पर भी हमने देखा था मीटिंग शुरू होने से पहले वज़राए खारजा का इजलास जो था वो इस्लामाबाद में हुआ था। उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद टॉक्स की तरफ आए थे पाकिस्तान में। अगेन आज अभी फिर कायरो में अभी खत्म हुआ और अब इसहाक डार साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। कितनी इंपॉर्टेंट ये वाली मीटिंग रही है और इससे क्या नतीजा निकल सकता है ये जो स्विट्जरलैंड में हो रहा है इसके लिए? किरण, एक तो इस विजिट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि अब्दुल फताह अल सीसी जो हैं सदर हैं मिस्र के, वो शायद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्राइम मिनिस्टर का इनविटेशन एंड द एक्सेप्टेंस इज फर्स्ट इनिशियल स्टेप टू जस्ट गो एंड प्रिपेयर फॉर द विजिट। जी, ये बहुत अहम विजिट होगा क्योंकि पाकिस्तान इस विजिट से सबसे पहले रीजन में ये मैसेज ज़रूर देगा, ये एक और मैसेज होगा कि इस रीजन की उभरती हुई सिफारती क़ुव्वत पाकिस्तान है, इमरजेंट। अब ये अर्जेंट क्यों है? अर्जेंट इसलिए कि आपने देखा होगा टीम्स वर डिवाइडेड इनटू कायरो एंड स्विट्जरलैंड। यहाँ फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरी जानब DPM थे। उन्होंने इस मीटिंग को मिस नहीं करने दिया। हालांकि हो सकता था कि FS चली जाती, आमना बलोच चली जाती, बट उन्होंने उसका वो डेकोरम रखा एंड it was continuity of that meeting। जो पहले फैसल बिन फरहान आए, हकान फैदान आए, अब्बास सराक्ची आए और मिस्र के वजीर खारजा आए, ये तमाम तर चीज़ें सिग्नल कर रही हैं अभी आने वाले इन 60 रोज़ में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सचेंज का बिटवीन इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली। नाउ कतर, उर्दन, बहरीन, कुवैत एंड सबसे बड़ा उसके अंदर हिस्सा एक आता है जॉर्डन का। जी। जॉर्डन क्योंकि बिल्कुल साथ बेल्ट पे लगता है इजराइल के और वो भी खतरे से इस वक्त खाली नहीं है। जैसे अफसार साहब ने कहा और अभी हम पहले एक एनालिस्ट थे सईद साहब, आई एग्री विद हिम। इतने में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी पॉकेट्स जहां थोड़ी सी रेजिस्टेंस है इजराइल की नजर। बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। समा की खुसूसी नशरियात जारी है। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में टेक्निकल लेवल की डायलॉग्स हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसे चेयर कर रहे हैं पाकिस्तान और कतर। और अभी तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन समा वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं और अभी कुछ लम्हात पहले वो बता रहे थे कि जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें अब एक ब्रेक आया है और जो दोनों डेलीगेशंस हैं अमेरिका और ईरान, ये अपने अपने कमरों की तरफ चले गए हैं। लेट्स सी, जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे थे, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे थे, तो वो हमने देखा था 21 घंटे के बिला तातुल वो मुज़ाकरात हुए थे और उसके बाद फिर अब ये एक बार और मुज़ाकरात की मेज सची है स्विट्ज़रलैंड में, जहां पर कुछ देर बातचीत हुई है, टेक्निकल लेवल पर बातचीत हुई है और उसके बाद अपने अपने कमरों में चले गए हैं। लेट्स सी कि ये दोबारा से आगाज़ इसका कब होता है और ये कितना तवील मुज़ाकरात चलते हैं और फिर आज के मुज़ाकरात में से क्या निकलता है। जो अहम पॉइंटर्स हैं, तमाम महाजों पर तनाज़े का खात्मा है, अंदरूनी मामलात का एहतराम है, 60 दिन की काबिल तौसी मुद्दत है, अमरीका नाकाबंदी खत्म करेगा, ये एक नुक्ता है, अबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है, जो ब्लॉकेड है, उसके हवाले से मामला है, फिर ईरान की तामीर नौ के लिए माली वसाइल हैं, पाबंदियों का खात्मा है, कोई जौहरी हथियार ईरान नहीं रख सकता, ये एक मामला है, स्टेटस को का मामला है, मुंजमद फंड्स हैं, निगरानी और हतमी मुज़ाकरात हैं और उसके साथ साथ ये तमाम वो मामलात हैं कि जिसके ऊपर टेक्निकल लेवल पर बातचीत तो हो रही है कि कहाँ पर ये जाके मामला फाइनलाइज होगा और खुदा न खास्ता क्या ये मामला अमन की तरफ आगे बढ़ता है या फिर एक बार 28 फरवरी की तरफ ये मामला जाकर रुकता है। और तमाम दुनिया इस वक्त इसी बात की तरफ मुंतजर है कि मामला उस तरफ ना जाए, बल्कि ये जो अमन है ये अब आगे प्रिवेल करे। अफसार साहब, एक मीटिंग टेक्निकल लेवल की और फिर उसके बाद दोनों जो डेलीगेशंस हैं वो अपने अपने कमरों में चले गए हैं। यकीनन ये पेचीदा मामलात हैं और पेचीदगियाँ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको क्या लग रहा है कि अभी ये मामलात बढ़ेंगे आगे, बातचीत होती रहेगी? जी जी बिल्कुल, बातचीत होती रहेगी। 60 दिन का टाइम दिया गया है, तो इसीलिए है कि ये 1-2 दिन में होने वाला काम नहीं है। तो 60 दिन इसीलिए दिए गए और 60 दिन में भी ज़रूरी नहीं है चीज़ें ये सारी सेटल हो जाएं। लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव है सारी मीटिंग का कि जो MOU हुआ है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। दूसरी बात यह है कि उसमें अमल दरामद तब शुरू होगा, उस पर बातचीत तब शुरू होगी जब लेबनान के साथ जंगबंदी हो जाएगी। वैसे कल एक डेट अनाउंस हुई है, तो पहले से अनाउंस हुई है, मंडे से लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी होनी है। और दूसरा उसके साथ ये है कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए, क्योंकि ईरान बंद कर देता है, कर दिया अभी फिर उसने। तो इसलिए ये जब तक मामला सेटल नहीं होगा और इसराइल शरारत से बाज नहीं आएगा, तब तक बात आगे चलना नहीं शुरू होगी। कंक्लूड होने में तो टाइम लगेगा, अभी आगे चलना शुरू नहीं होगी जब तक कि इसराइल अपनी शरारत से बाज नहीं आता। और इसराइल शरारत से बाज आना नहीं है, मैं आपको बता दूं। सर वैसे इस पे अगर आपका अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को भी इंटरव्यू दिया है और उसमें कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। अगर ईरान कोई मुआहदा नहीं करता तो हम वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल करेंगे। अब ये अमेरिकी सदर का एक और नया स्टेटमेंट आ गया है। ये टैक्स वाला वो मामला था जो ईरान चाह रहा था कि हम जो है वो टोल यहाँ पर लें और इस पर मामला अटका हुआ था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई मुआहदा ईरान नहीं करता तो हम वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल करेंगे। सर देखिए, ये रिटॉरिक है, मैंने अभी हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि ये करते रहेंगे वो, और उसके बाद फिर ईरान भी लेना शुरू कर देगा। तो बात ये कि इट्स अ नो विन सिचुएशन दिस वे। और उसमें मसला क्या है, इसराइल के हमले लेबनान पे, वो बंद अगर अमेरिका करवा सका तो पीस विल हैव अ चांस। अब जमील साहब, बहुत शुक्रिया, एक बार फिर ज्वाइन किया आपने। सर, ये टोल की बात ईरान की जानिब से भी की जाती रही मुसलसल, और जितना लॉस ईरान का ड्यूरिंग वॉर हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगता था कि शायद ईरान जो है वो अपने लॉस को पूरा करने के लिए ये एक शर्त रख रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बात कर देना इंटरनेशनल वाटर्स के लिए कि वहां पर अमेरिका जो है वो टैक्स लेना शुरू कर देगा, आपको कहीं से वायबल नजर आती है ये बात, या फिर आपको ये प्रेशर टैक्टिक नजर आते हैं कि ईरान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालकर जो मुआहदा है वो करवा लिया जाए? जी, मधु करने पर मशकूर। बहरहाल इसके दो जाविये हैं आपके सवाल के। पहला जाविया तो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कर सकते थे, अपना हुर्मुज़ पे कब्जा कर सकते थे, कोशिश तो की उन्होंने, खर्च पर
ये जो जजीरा है उस पर उन्होंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा उनकी फौजों ने कोशिश की कि किस तरह उसको हासिल कर ले और उस पर काबू करके बैठा रहे, और इसी तरह हरमुज पर नहीं कर सका। अगर आगे जाके अमेरिका मजीद इस काबिल हो जाता है कि जो काम वो 107 दिन में नहीं कर सका वो अगर आगे जाके कर सकता है। लेकिन ये एक रैट्रिक है, जिस तरह अफसार साहब फरमा रहे थे। बेसिकली इसका कोई इंटरनेशनल कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं कि अमेरिका इतनी दूर से आके बैठ जाए। हाँ, जैसे कि वो इंटरनेशनल कानून की धज्जियां अमेरिका और इजराइल उड़ाते रहे हैं, अगर वो उड़ा के आते हैं तो फिर ईरान तो कोई तर लुकमा नहीं है ना कि निकल जाएंगे। अगर निकलने के लिए आए थे 5-6 दिन के लिए ईरान में, जिस तरह के नेतन्याहू ने बैकडोर से जाके वहां व्हाइट हाउस में और अपना वॉर प्लान पेश किया था 13 फरवरी को, और उसके तहत 5-6 दिन की जंग बस जीत की और रिजीम चेंज करके वापस जाना था, अगर इतना आसान होता तो उस वक्त भी कर लेते। बहरहाल ये एक स्टेटमेंट की हद तक देखिए। इसका दूसरा जाविया मैं बता दूं आपको, ईरान के पास तो इंटरनेशनल कानून की ताकत है। ईरान का जो ये उसने अपना MOU में आर्टिकल 5 रखवाया है, यानी नुक्ता नंबर 5 रखवाया है, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उसमें दिया हुआ है कि इनोसेंट वेसल्स को हम इजाजत देंगे जाने की। लेकिन उसी में ईरान ने और अमेरिका ने दस्तखत किए हैं कि ईरान आगे चल के यानी 60 दिन के अंदर ओमान से और अपने गल्फ कंट्रीज से कंसल्ट करके एक लाया अमल बना सकता है। और वो लाया अमल ईरान तो कहता रहा है कि हम इंटरनेशनल कानून के तहत अपना हरमुज की मैनेजमेंट संभालेंगे, और वो है यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज। यूनाइटेड नेशंस ऑफ लॉज ऑफ हाई सीज के आर्टिकल 24 और बाकी भी उसमें है, जिसके तहत जो टेरिटोरियल, देखिए अमेरिका के टेरिटोरियल वाटर तो ये नहीं है, ये तो ईरान और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है। तो कानून ये कहता है कि जिनकी पानी की गुजरगाह जहां से हो रही है टेरिटरी से, नाजरीन के लिए बताता चलूं कि 12 मील जो है वो हर मुल्क की टेरिटरी होती है, उसकी अपनी सॉवरन टेरिटरी होती है, तो उससे गुजर रहा है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 24 ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई सीज मौजूद है, जिसका ईरान जिक्र करता रहा है पहले। तो वो उसके तहत इसी MOU में दिया हुआ है कि वो एक तरीकाकार एक लाया अमल बनाएंगे, और इसीलिए तो आज महफिल सजी है वहां स्विट्जरलैंड में। और वो इसीलिए महफिल सजी है कि टेक्नोक्रेट्स टेक्निकल टीम में बैठें और उसके जुजियात तय करें कि शिप कैसे जाएगा, क्या सर्विस चार्जेस होगी, ईरान क्या फ्रेमवर्क चाहता है, किस कानून के तहत चाहता है, ओमान उसमें कितनी रजामंदी देता है, वगैरह वगैरह। ये नोक पलक उसमें उसके ठीक किए जाएंगे। इसीलिए ये टेक्निकल टीमें बैठी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बात करती हैं तो वो रेट्रिक है बिल्कुल। अगर आप इस MOU की बात करती हैं और ईरान की इस हवाले से बात करती हैं, तो ईरान बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के तहत नुक्ता नंबर 5 उसने रखवाया है, जिसकी कि वो अमलदारी करवाना चाहता है। नुक्ता नंबर 4 जो उसका है MOU का, उस पर तकरीबन अमल हो गया, क्योंकि नुक्ता नंबर 1 की खिलाफ वर्जी की है लेबनान में इसी MOU के तहत, लिहाजा ईरान ने भी दोबारा अपने हरमुज में चले गए हैं वो। लेकिन अगर वो आप सही कह रहे हैं, ये नुक्ता नंबर 5 अपने नाजरीन की आसानी के लिए जरा बता भी देते हैं। इसके मुताबिक मुआहदे के इस हिस्से में कहा गया है कि मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान अपनी भरपूर कोशिशों के साथ इंतजामात करेगा ताकि आबनाए हरमुज से तिजारती जहाज़ों की महफूज गुजरगाह यकीनी बनाई जा सके बगैर किसी फ़ी के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अच्छा, हम क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के हवाले से बात कर रहे हैं और आपने जिस तरह से कहा कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो अफसार साहब यहाँ पर ईरान के हवाले से बात करना भी ज़रूरी है कि एक तरफ हम जब ये मुआहदे की तरफ मामला, जब ये याददाश्त की तरफ मामला गए, तो फिर हमने मुश्तबा खामनाई का भी एक स्टेटमेंट देखा जिस पर उन्होंने वो कुछ मुख्तलिफ अपनी राय रखते हैं, लेकिन क्योंकि मसूद पज़ेश्कियान जो कि सदर हैं उनके पास मैंडेट है, तो उन्होंने इसलिए उनकी राय का एहतराम किया। अब मसूद पज़ेश्कियान साहब कहते हैं कि इस मुआहदे की तमाम शिक़ें ईरानी अवाम के मफाद में हैं, जबकि ईरान में हमें एक मुख्तलिफ किस्म का स्टेटमेंट भी नज़र आ रहा है, एक सेंटिमेंट भी नज़र आ रहा है। कल कुछ ईरानियन लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो इस वक्त मुआहदे के लिए लोग जा रहे हैं, इस वक्त जिस तरह का सेंटिमेंट ईरान के अंदर मौजूद है, तो अगर कोई ऐसी मुआहदा, अगर कोई ऐसी चीज़ वो वहाँ पर करके आते हैं तो इनके लिए ईरान वापस आना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के सेंटिमेंट्स ईरान के अंदर इस वक्त पाए जाते हैं, जिस तरह से वो सर्वाइव कर गए इस जंग में पूरी, तो अब वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो अवामी मफाद में हो। तो आपको ईरान की इस वक्त क्या सिचुएशन नजर आ रही है?
मुझे ईरान की सिचुएशन में काफ़ी क्लैरिटी है उनकी, उनके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्होंने जितनी कुर्बानी दी है और जितना नुकसान उनका होना था वो हो चुका है, इससे ज़्यादा उनका क्या नुकसान कर सकते हैं। तो उसमें अब उनके पास खोने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो इतना टफ निगोशिएट कर रहे हैं। और लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मौका है ईरान के पास कि वो अमेरिका के साथ ये मुआहिदा इम्प्लीमेंट करके दो मकासद हासिल कर सकता है। एक तो ये कि वो अपने उसके लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव हैं प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के वो अचीव कर सकता है, उसके एसेट्स डिफ्रीज हो जाएंगे, सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, उसके ताल्लुकात यूरोप और अमेरिका के साथ अच्छे हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर ईरान के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे होते हैं और उससे रीजन में पीस आता है तो इजराइल आइसोलेट हो जाएगा। और इसराइल का जो ताल्लुक है अमेरिका के साथ बहुत गहरा और ना टूटने वाला, वो कम अज़ कम उसमें जो क्रैक्स हम देख रहे हैं वो क्रैक्स डीपन हो सकते हैं। ये एक ऐसी समझदारी की गेम होगी जिसको मेरा ख्याल है कि ईरान को परसू करना चाहिए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू ये है और उसको ईरान को समझ है इस बात की। इसीलिए जो आपने स्टेटमेंट कोट की है आयतुल्ला खामेनाई साहब की, उसकी वजह ये है कि जो लीडरशिप होती है वो सारे दरवाजे बंद नहीं करती, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखती, नहीं रखनी चाहिए। कोई किसी भी मुल्क की जो समझदार लीडरशिप होगी वो इसी तरह करेगी। एक मतलब लेकिन हमारे यहाँ कुछ मीडिया में या मीडिया को चलाने वाले लोग हैं जिनका दिमाग सही तरह काम नहीं करता, उनको जैसे टीवी पे कोई दूसरी ओपिनियन नज़र आती है ना, वो कहते हैं ये फलाने का एजेंडा है, ये फलाने का एजेंडा है। तो उन्हें इतनी अकल नहीं है कि दिस इज़ हाउ मेच्योर नेशंस प्ले। आप प्ले कर रहे होते हैं एक, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ हुकूमत को, हुकूमत का एक बड़ा अच्छा काम है मैं क्रिटिसाइज़ करूँ, तो जो मेरी हुकूमत है वो जब निगोशिएट करने जाएगी दूसरे मुल्क के साथ तो वहाँ वो इसको एज लेवरेज यूज़ करेगी कि देखिए मेरे मुल्क में हमारी इस पॉलिसी पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, हम एक ख़ास हद से आगे या पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हैं लोग ऐसे यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल हैं, इनएफिशिएंट हैं लेकिन इन्फ्लुएंशियल हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि कोई दूसरी बात करने वाला वो दुश्मन नहीं होता। इसीलिए ये जो आप मैं नहीं समझता कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब का या आयतुल्ला खामेनाई साहब का आपस में कोई बहुत आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात है, कोई भी नहीं वोट करेगा। आप देखें जब पाकिस्तान में आए, जब मुज़ाकरात 9 अप्रैल को हुए थे ना जी, 10 अप्रैल को तो बाकिर कालीबाफ साहब आए और लीड कर रहे थे वो। जब वो वापस गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा ईरानियन कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से और कुछ पाकिस्तान के भी, जिसमें ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि बाकर कालीबाफ के ऊपर सख्त दबाव है, वो शायद सीन से हट गए हैं और उनको उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो बिक गए हैं। अभी परसों उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ जिसमें उन्होंने ये बात की जो मैंने शायद अभी की है कि नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने आपके प्रोग्राम में की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 168 बच्चे हैं स्कूल के, इनकी रूहें ऊपर बैठी हमें देख रही हैं। आपने आगाज इसी से किया था। हाँ, और हम इनको जवाब दें। तो अंदर से देखे कितने कमिटेड है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है। और फिर उनका एक ताल्लुक जो है कासिम सलमानी के साथ, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इसलिए मसूद पेज़ेश्कियान भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब्बास अराक्ची पॉलिटिकल लीडरशिप है। कोई इनमें से अपनी कौम का सौदा नहीं कर सकता। रास्ता हो सकता है वो कहें हम डिप्लोमेटिक रास्ता लें, IRGC कहेगी कि हम मिलिट्री का रास्ता लें, लेकिन एक फिर दरमियान में तभी ये दोनों जब पुश एंड पुल्स होंगी तो एक बैलेंस क्रिएट होगा ईरान की पॉलिसी का, जो मैंने अभी पहले बात की है। बिल्कुल ठीक, कि कोई क्रिटिसाइज भी करता है, कोई सपोर्ट भी करता है। तो ये ईरान ये दोनों रस्सियां सही तरीके से मोटिव एक ही है, लेकिन मोटिव एक ही है। क्या किया? रास्ता एक ही है दोनों का, मंजिल एक है, रास्ते अलग है, मंजिल एक है। ठीक। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप के भी और पॉलिटिकल लीडरशिप के भी। बिल्कुल ठीक। लेकिन कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस आ जाए तो वहाँ हमारे फील्ड मार्शल है ना। बिल्कुल ठीक सर। वैसे आपने इजराइल का तस्करा किया तो इजरायली आर्मी चीफ का आ रहा है सामने, वो कह रहे हैं कि लबनान में जंगबंदी नाजुक मरहले में है, फौज को हिजबुल्लाह के साथ मुमकिन तौर पर दोबारा लड़ाई शुरू होने की पेश नज़र मुकम्मल तैयार रहना चाहिए। तो वो इस वक्त एक ग्राउंड बनाना शुरू हो गए हैं। बात आपको जी
अगर क्विकली बता सके। क्विकली शायद ना बता सकूं, लेकिन आप कर लें, फिर बाद में आ जाते हैं। नहीं कर लें। अच्छा, उसमें ये जो इसराइल की आपने बात की है ना, और सब लोग ये सवाल है सबके जहनों पे कि ये अगर माहिदे पे अमल दरामद हो गया तो क्या यहाँ मुस्तकिल अमन आ जाएगा? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे गुलाम इसाक खान साबिक सदर पाकिस्तान मरहूम वो याद आ गए। 1993 में उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को सैक कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। तो बहाल होने का फैसला लेके जब गए गुलाम इसाक खान के पास कोई शख्स, मेरा ख्याल कुछ शायद सहाफ़ी थे, मुझे अब मैं सही एग्जैक्ट याद नहीं कि सहाफ़ी थे या कोई और था, तो उन्होंने कहा जी आपका तो प्लान नाकाम हो गया। तो उन्होंने एक फ़ारसी का शेर पढ़ा जिसका तर्जमा ये था कि ये जो अंगूर के खोशे होते हैं जी, अंगूर के खोशे ये जो लटक रहे हैं ना, इनमें से एक का रस अभी कशीद हुआ है, अभी बहुत सारे बाकी हैं जिनमें से रस निकाला जा सकता है। तो मैं अभी पिछले कुछ घंटों से मेरे दिमाग में ये बात बार बार आ रही है कि अगर आप समझे ना, नेतन्याहू को शिकस्त हो गई, इसराइल को शिकस्त हो गई और माहिदा भी हो गया, आइसोलेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो इसराइल ऐसा नहीं सोचता। सही, उनकी लीडरशिप है वो, उन्होंने कुछ ना कुछ काम जारी रखना है। वो किसी दूसरे लेंस से देख रहे हैं। अंगूर का गुच्छा अगर उसका रस निकल गया है, ये जो उन्होंने कहा कि हम पिछले दरवाजे से जाके भी जमील साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम 8 दिन में ये कर देंगे, वो नाकाम हो गया ना वो। और अभी लेबनान के देखे ना कैसे वो लेबनान पे हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर ये भी जंगबंदी हो गई तो फिर मैं अगला रास्ता आपको अभी बताऊं। आज ही फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने, फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर है, उन्होंने कहा कि हिंदू स्कॉलर्स फ्रॉम मूडीज पावर बेस आर ड्यू टू विजिट इजराइल दिस मंथ। कि मोदी की जो जमात के जो स्कॉलर्स हैं ना, वो इसराइल का विजिट करेंगे। और मकसद क्या है, इसी महीने जा रहे हैं, वहां पे जाके ऑफिशियल्स को मिलेंगे और एकेडमिक्स को मिलेंगे, प्रोफेसर्स को, स्कॉलर्स को। कौन से प्रोफेसर स्कॉलर्स को? जो जायनिज्म को एक्सरसाइज करते हैं या पढ़ाते हैं, टू लर्न अबाउट जायनिज्म। अब ये मोदी की जमात जो है, सियासी जमात, वो आप देखें उसको, वो जायनिज्म को और हिंदुत्व को किस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कि अब वो इस लेवल पे स्ट्रेटेजिक उनके रिलेशनशिप बन रहा है कि वो वही बात है, वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हैं, ये ग्रेटर इंडिया या ग्रेटर भारत बनाना चाह रहे हैं, खंड भारत। तो दोनों, और इसराइल को इस वक्त गुस्सा पाकिस्तान पे बहुत है, तो कुछ ना कुछ इन्होंने करते रहना है। बिल्कुल, ये रुकेगा नहीं काम। बिल्कुल ठीक। रहमान और शैतान की जंग जो है ना, ये जारी रहेगी किसी न किसी सूरत में। सही। कमर चीमा साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कमर साहब, अग्री करते हैं इस सारी सिचुएशन से जो इस वक्त डेवलप हो रही है कि एक तरफ अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये मुआहदा हो जाए, टेक्निकल लेवल पर अब मुलाकातें हो रही हैं, बात हो रही है, और दूसरी तरफ हम इसराइल का एक तरीक़ा वारदात कह लीजिए जो इस वक्त इख्तियार किया जा रहा है कि लेबनान के मामले पर हम उनके आर्मी चीफ ये बात कर रहे हैं कि मामला जो है वो जंग की तरफ रुख इख्तियार कर सकता है, जंग बंदी जो है वो ख़त्म हो सकती है। देखिए, बहुत शुक्रिया। मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। पहली बात तो ये है कि इजराइलियों को प्रॉब्लम सिर्फ इससे नहीं है कि जंग बंदी हो गई है और वो ईरान से, गज़ा से निकले, ईरान में घुसे, वहाँ से निकले, अब वो लेबनान में जाना चाहते हैं। उनको मसला इससे आ रहा है, जो अभी जेडी वैंस ने वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बात भी की कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को ग्लोबल सिस्टम में मेन स्ट्रीम किया जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो ईरान की। ये वो बड़ा मसला है। इसका मतलब है सैंक्शंस खत्म होगी, इसका मतलब यह है कि ईरान की रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग होगी। ईरान की जो एनर्जी है, जिसको जो चाइना कंसेशनल कीमतों पे खरीद रहा है, बेसिकली तो अमेरिकन वो समझते हैं, जो उनका माइंड सेट था वो तो ये था आज से 2-3 महीने पहले कि हम इजराइल के साथ जाएंगे, रजीम चेंज करेंगे, एनर्जी पे डोमिनेंस इख्तियार करेंगे, चाइना को कहेंगे देखो वेनेजुएला का तेल भी हमारे पास है, ईरान का तेल भी हमारे साथ है, डील करो, दुनिया में G2 है। तो ट्रम्प एक और सोच माइंडसेट लेके बैठे थे। जब वो प्लान खत्म हुआ, नाकाम हुआ, तो उन्होंने सोचा अब क्या करना है। तो उन्होंने सोचा होगा कि बस ठीक है, ईरान को ही मेन स्ट्रीम कर दें और ऊपर से इजराइल को। देखें, ट्रम्प 1.0 में क्या हुआ था,
इजराइल को मेन स्ट्रीम किया गया मिडल ईस्ट में थ्रू अब्राहमिक अकॉर्ड। अब क्या चल रहा है, पहले ईरान पे प्रेशर आया, जब उनको पता चला ये बैकफायर कर गया तो अब वो समझते हैं कि हमें ईरान के साथ भी डील कर लेनी चाहिए, इंगेज करना चाहिए। तो इजराइल के लिए बड़ा मसला ये है कि 40-50 साल सैंक्शंस नहीं, वो खत्म अगर होती हैं तो ये तो हमारे खिलाफ एक हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और फिर आपको इस चीज का भी पता है कि वो कहते हैं जी हमें तो एमओयू नहीं दिखाया गया, हमारे लिए तो मसले रहे। लेकिन अब मसला ये है कि इजराइल के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्स्टेंटली हमास से लड़ भी नहीं सकता विदाउट अमेरिकन सपोर्ट। और अब तो क्योंकि ईरान ने एमओयू के अंदर लेबनान को डाल लिया है तो ये नहीं हो सकता कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ता रहे और अमेरिका रोज एमओयू वायलेट होता रहे। तो मेरा ख्याल है कि चीजें बड़ी डिफरेंट हैं। और फिर मजे की बात है कि आज आप देखें कि ईरानियन साइड ने कहा हमने तस्वीर नहीं बनानी, हैंडशेक नहीं करना। ट्रम्प ने वहां पे स्टेटमेंट जारी कर दी कि हमने जैसे पिछले हफ्ते अटैक किया था फिर करेंगे। सो पब्लिक पॉस्चरिंग भी होती रहेगी, कंस्ट्रक्टिव कंक्रीट आउटकम के लिए बातचीत भी होती रहेगी। अच्छा कमर साहब, अब इसमें हुआ ये है कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो बिटवीन ईरान एंड अमेरिका ये कंक्लूड हो चुके हैं, पहला राउंड हो चुका है। और अब इसके बाद क्या समझते हैं आप, क्योंकि ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि एक ही दफ़ा एक सिलसिला हो, बातचीत हो और फिर उसके बाद कोई नतीजा अखज़ कर लिया जाए। इसके बाद मजीद भी राउंड होने हैं। तो क्या तीनों के लिए सवाल है कि क्या अब यहीं पर ही मजीद राउंड होंगे या आपको लगता है कि ये दोनों डेलीगेशंस अपने अपने कंट्रीज में जाएंगे और फिर उसके बाद दूसरा राउंड अगेन हो रहा होगा? एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसे। एक बार फिर जी आपको खुशाबदीद कहते हैं। समा की खुसूसी नशरियात इस वक्त जारी है। स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं अब मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान टेक्निकल सतह के, जिसका पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। और डिस्कशन हम यहाँ छोड़कर गए थे कि अब इसके बाद व्हाट टेक्स्ट, क्योंकि इस बात का तो अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो 21 घंटे पर मुहैयत वो मुज़ाकरात थे। और उसके बाद फिर ये दूसरा जो अब दौर शुरू हुआ है मुआहदे के लिए, इस पर ये कुछ घंटों की मीटिंग हुई है और उसके बाद मामला किस तरफ जाता है। सुमैरा, आप छोटा सा ब्रेक लेकर गई थी तो आई एम श्योर ब्रेक में भी आप कुछ खबरें जरूर लेकर आई होंगी। क्या होने जा रहा है अब इसके बाद? किरण, एक तो ये देखा जा रहा है कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं अमेरिकी जो फरीक हैं उनको भी, कुछ ममालिक की जानिब से उनका नाम लेने की अभी ना रिक्वेस्ट की गई है कि नाम उनका भी ना लिया जाए। और ये बहुत ताज़ा तरीन इतलात है वाशिंगटन में, जो हमारे बहुत अच्छे कॉलीग्स हैं और जो स्विट्ज़रलैंड में सब कवर कर रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ साथ कतर के साथ साथ ईरानी फरीक को भी पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे अहम और हसास मामलात पर मुआवनत दी जा रही है, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में जहाँ पर ईरान एक अच्छा फैसला लेने की पोजीशन में आ सकता है। कोशिश ये की जाएगी कि आज ही ये मामला सुलझ जाए, एक प्रिलिमिनरी सिग्नेचर जो है वो हो जाए, इस टेबल से खाली हाथ ना उठा जाए। लेकिन मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब ईरान और अमेरिका की बात हो ना, तो ये जुमला माजी के औराक से लेके अभी तक हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन। और ये अभी तक जुड़ा हुआ है, एक बदरूह की तरह जुड़ा हुआ है। मुज़ाकरात होते हैं, ये कामयाबी तक पहुंच भी जाते हैं, मगर फिर कुछ होता है और वो इतने दूर चले जाते हैं कि उनको वापस लाने के लिए भी फिर पूरा बरस बीत जाता है। आई होप आज कुछ ऐसा ना हो। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं और अपने मुकम्मल तौर पर उनकी मुआवनत भी कर रहे हैं ताकि एक बेहतर मशवरा उनको दिया जाए, फैसला लिया जाए। और इसहाक डार जो है पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा, वो भी मिस्र से इस वक्त इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। मुझे लगा था शायद वो स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, लेकिन अभी इतलात ये हैं कि वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। Once again, it was another very important diplomatic table over there. बिल्कुल ठीक है। मैं बाकी पूरी उसमें तबसरा मैं कर देता हूँ, उन्होंने जो खबर दी है कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि इसहाक डार साहब इतनी अहम मीटिंग जो स्विट्ज़रलैंड में हो रही है और जिसमें पाकिस्तान मदद भी कर रहा है ईरान की सफारती और दूसरे मामलात में, उसमें इसहाक डार जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्यों नहीं वहाँ से, कायरो से तो करीब है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो क्यों नहीं गए, पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं जी। ये एक मुझे थोड़ी सी बात अजीब सी लग रही है और आई डोंट नो व्हाई ये हो रहा है। और ऐसे
होना नहीं चाहिए था। और दूसरी एक इन्होंने खबरें जो आपने कहा ना, सार साहब ये भी हो सकता है क्योंकि 60 रोज में आपके पास भी इस हवाले से बड़ी मुस्तनद चीजें थी कि 60 रोज में ये तमाम तर मामला जो है इट्स कमिंग बैक टू इस्लामाबाद अगेन, क्योंकि अभी तो मेमो है ना, अब मेमो अगर साइन हो जाता है जो जिसके लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरफ ये नैया लगे और उनको लेकर आए इस्लामाबाद, जहां से शुरू हुआ था मामला वही उसी टेबल पर। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी डॉक्टर साहब वुड बी डूइंग समथिंग अबाउट इट। आई डोंट नो, मे बी ही इज डूइंग समथिंग, लेकिन ये जो इस वहाँ है बहुत, इसके ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात कर रहा हूँ, इस पे तो आप मुझसे एग्री कर गई, थैंक यू। उधर जाना चाहिए था, तो उनका वहाँ पे होना और एक अच्छा मैसेज देता, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले को, मैं आपको ये भी बात बताऊं, पाकिस्तान इस मामले को इतना सीरियस इसलिए नहीं ले रहा कि हमें शौक है लोगों की सुलह कराने का। हमारे लिए ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये ईरान की जंग बंद रहना, गल्फ में अमन अमान आना, और नेशनल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी है, रेमिटेंसेस हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के वर्कर्स वहाँ पे हैं, ईरान हमारा हमसाया है, उसके साथ हमारे कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ चलेंगे इंशाल्लाह, और अरब ममालिक के साथ उसकी जंग ना हो जाए, ये हमारा सारा नेशनल सिक्योरिटी इशू है। इसलिए पाकिस्तान इसमें इतनी भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने शिरकत की है। और उसमें एक मिसिंग लिंक जो मुझे लग रहा है वो डॉक्टर साहब का है, वो मिसिंग लिंक मुझे लग रहा है कि जब आपने भरपूर शिरकत की है तो वो भी होते तो एक और अच्छा मैसेज आता। लेकिन एक इनकी बात का अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब दूं, क्योंकि आपकी इजाजत के बगैर इनकी बात का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। ये जो इन्होंने कहा ना कि परमिशन ग्रांटेड, थैंक यू वेरी मच, ये लड़ाई आप लोग बाद के लिए रखें, जल्दी से देना फिर मैं। देखिए ये ब्रेक अपना करके आ गई हैं बगैर उसके। जमील साहब का कमेंट शामिल करूंगी ना आप, तो जो परमिशन दी पहले वो तो बात मुकम्मल करें। जो अभी हम ये बात हो रही थी ना कि क्या क्या अभी मामला तय नहीं हो रहे और रुक रहे हैं, देखिए ये मामला लंबा चलना है अभी, और इसमें एक अहम नुक्ता जो है वो ये है कि अभी जो फंसे हुए हैं दोनों साइड, वो इस बात पे हैं कि साउथ लेबनान में जंग बंदी हो और आपने हुर्मुज़ खुल जाए, ठीक है। ठीक, अब अगर कल जंग बंदी हो गई तो फिर ये टेक्निकल टॉक्स शुरू हो जाएंगी जी, लेकिन फिर एक और मसला आएगा कि तकरीबन 20% हिस्सा लेबनान का ऐसा है जिस पे इसराइल इस वक्त कब्जा कर चुका है, साउथ लेबनान का। फिर आएगा मुतालबा कि वो खाली करे इसराइल, और इसराइल ने कहा मैंने खाली नहीं करा। मैंने आपको बताया ना अंगूर के खोशे, एक में से रस निकल गया तो निकल, कोई मसला नहीं, और बहुत है, बहुत साजिशें हैं नेतन्याहू के पास और इसराइल के पास। बिल्कुल ठीक। और जमील साहब ये अफसार साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला, और सर ये बेसिकली तो ये रीजन की ही पूरी सिक्योरिटी को सेफ गार्ड कर रहा है ना पाकिस्तान, इनफैक्ट उनकी भी माशी सिक्योरिटी तक को सेफ गार्ड करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है, जो चाहते हैं कि सारा मामला सबूताज हो जाए। सर जी आपने मुझसे पूछा सवाल ये? जी जमील साहब आपसे। आपने जी नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सा मामला है। देखें कि ये जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी का पाकिस्तान के लिए तो मामला ये है ही है, लेकिन पूरी दुनिया की जब मईशत तबाह बर्बाद होकर दुनिया की मईशत डिप्रेशन में चली जाए, जैसे कि माहिर माशियात की एक बहुत सारे इस चीज का तखमीना लगाए बैठे थे, तो अगर ये उस तरफ चली जाए तो पूरी दुनिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। लोगों को फाका कशी तो नहीं करवाएंगे 1920 की तरह, जिस तरह 1920 में डिप्रेशन आ गया था। तो ये तो उस तरफ उस ठीक, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। कमर चीमा साहब आप बात को लेकर आऊंगी। अभी अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि पहला राउंड ऑफ टॉक्स वो नेगोशिएशन का खत्म हुआ है और उसके बाद अब कुछ ही देर में दूसरा राउंड ऑफ टॉक भी शुरू होने जा रहा है, जबकि कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि वजीर आजम साहब भी, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो भी कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, गैर रस्मी गुफ्तगू होगी, और 9:35 का टाइम दिया जा रहा है PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, जो यहाँ पर वजीर आजम की जो गुफ्तगू है वो नशर की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। ट्रांसमिशन हमारी जारी है। अभी कुछ इत्तलात आई हैं और अब मीडिया अल जजीरा इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि पहला राउंड टॉक्स का ख़त्म हुआ है और अभी कुछ ही देर में दूसरा राउंड इसका भी आगाज़ होने जा रहा है। अमेरिकन डेलीगेशन और ईरानियन डेलीगेशन मौजूद है इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में। पाकिस्तान और कतर जो है वो मीडिएटर के तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं, चेयर कर रहे हैं सारी मीटिंग्स को। कमर चीमा साहब, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि ये एक तवील सिलसिला है जिसने अभी चलना है और अभी ये इत्तलात आ रही हैं कि अब पहले राउंड के बाद अब दूसरा राउंड ऑफ टॉक भी शुरू होने जा रहा है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान ने एक होप का इजहार किया था कुछ देर पहले कि यहाँ से उठते हुए हम एक बेहतरीन दस्तावेज लेकर उठेंगे, आपको लगता है कि आज ये मामला अपने अंजाम को पहुंचेगा, ये जो मुआहदे का दस्तावेज है ये हाथ में आ जाएगा? देखिए, जारी बात है, जो मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी जिसे इस्लामाबाद टॉक्स कहा गया था, ये उससे तो बहुत मुख्तलिफ है। तब तो हम कुछ फैसला करने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन अब एटलीस्ट एक MOU तो सारी पार्टीज के हाथ में है। तो अब यहाँ से आगे कैसे जाना, और मेरा ख्याल है इन पिछले कुछ दिनों के अंदर और इसके साथ साथ जब ये MOU साइन हो रहा होगा तो बहुत सारी टेक्निकल लेवल पे चीज़ें जो हैं वो जो जिसे आप TORs कह सकें वो ज़रूर टेबल पे पड़ी होंगी, जिनके ऊपर मजीद बात हुई होगी, जिसमें फॉर इंस्टेंस अमेरिकन कह रहे हैं कि उनको एक्सेस चाहिए उन न्यूक्लियर साइट्स की जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं। ईरानियन साइड समझती है कि अगर अमेरिकन ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आना चाहते हैं तो उनको हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज़ करने चाहिए। तो मुझे लगता है दोनों साइड्स ने बहुत सारा होमवर्क कर लिया होगा और अब जैसे अभी आप जिक्र कर रही हैं तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई आउटकम निकलने की ज़रूर चांसेस हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है सब इकट्ठे हुए हैं, बगैर एक आउटकम के तो नहीं। लेकिन ये भी चीज़ समझना चाहिए कि ये सारी टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था IEA के जो चीफ हैं वो भी इस वक्त वो बर्जन स्टॉक में मौजूद हैं। न्यूक्लियर के हवाले से टॉक्स होनी है, इंटरनेशनल लॉ की क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बैंकिंग की क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के क्वेश्चन है। तो ये बड़े टेक्निकल लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन बैकग्राउंड में काम काफ़ी हुआ होगा और कोई ना कोई ऐसा आउटकम जैसे कहा जा रहा है वो उसके चांस होंगे जो कि मजीद अगले 60 दिन में एक बुनियाद रखेगा शायद कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जानी है, क्योंकि अभी मौका तो है 60 दिन का। तो मुझे लग रहा है कि मुस्बत चीज़ें आने की उम्मीद है और उम्मीद तो यही की जा सकती है। बाकी स्पॉयलर्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त भी सिचुएशन इसलिए भी थोड़ी सी क्रूशल भी हो रही है और जो ना समझ आने वाली बात है वो ये कि एक तरफ टेक्निकल राउंड्स हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ स्टेटमेंट जिस तरह के हार चाह रहे हैं। इसराइल कहता है वो हमले नहीं रोकेगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो है अगर मुआहदा नहीं माना तो मजीद जो है वो अब हमले किए जा सकते हैं। ईरान कहता है कि अगर जो है वो हमारे लिए अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से वो बात करते हैं, अगर वहाँ से ब्लॉकेट ना खोला गया, हटाया गया या फिर जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो ना रिलीज किए गए तब भी जो है वो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सामने उससे क्या नतीजा आगाज किया जाए फिर? देखिए, ये पब्लिक पोस्टरिंग है, मैं समझता हूँ ये चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ईरान ने मौके के ऊपर कहा कि वो तस्वीर नहीं बनाना चाहते या हैंडशेक नहीं करना चाहते। ये कभी व्हाइट हाउस कह रहा था कि ये जी एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है। तो ईरान जारी बात है वहाँ पे एनवायरनमेंट ये है कि ईरानी अवाम पसंद नहीं करेगी कि उनके नेगोशिएटर्स अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ खड़े हों, जिन्होंने अभी आयतुल्लाह खामनाई की असैसिनेशन की अभी तो उनको दफनाया जाना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी इन्वॉल्व हैं। हमें हमारा फोकस ये होना चाहिए पब्लिक पोस्टरिंग और ये जो हॉकिश जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोनों साइड से जिनको वो चीजें पेश करते रहते हैं, प्रोजेक्ट करते रहते हैं, असल में तो दोनों सारी साइड्स चाहती हैं कि कुछ कंक्रीट चीजें आउटकम हो। मेरा ख्याल है वो जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक। चलें, हम उम्मीद भी यही करते हैं, होपफुल हैं और पाकिस्तान तो कोशिश भी यही कर रहा है कि कोई ना कोई ज़रूर निकले। शुक्रिया आपका कमर चीमा साहब, आप साथ मौजूद थे, अबसार साहब आपका और सुमेरा आपका भी फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, क्योंकि हम एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम ब्रेक में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा अपनी ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। आप समा देखते रहिए।